एक बार उधर फंस गए थे, 3-4 दिन बहुत बुरी हालत थी, जबकि मैं सब ना खाना बन सकता था ना खाना खा सकते थे, लोग बाग फोनों की उल्टियाँ कर रहे थे। तो हेलो दोस्तों, स्टडी किड एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी एंड आज हमारे साथ हैं प्रवीण कुमार सैनी जी, जो मर्चेंट नेवी में 10 साल से काम कर रहे हैं एंड जिनकी फैमिली से उनके पिताजी एंड छोटे भाई भी मर्चेंट नेवी में ही काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। तो आइए इनसे गाइड लेते हैं, जो भी नए स्टूडेंट हैं वो कैसे मर्चेंट नेवी में एंटर कर सकते हैं, क्या फीस, क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहता है उनका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू गौरव, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन स्टडी किडा एंड सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रवीण कुमार सैनी, जैसे गौरव ने बताया मैं मर्चेंट नेवी में काम करता हूँ। थैंक यू फॉर कॉलिंग गौरव। तो प्रवीण जी, सबसे पहले आप सभी व्यूअर्स को अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। हाँ, मेरे जो पिताजी हैं वो इंडियन नेवी से रिटायर्ड हैं। 15 साल उन्होंने इंडियन नेवी में नौकरी करी और उसके बाद रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन करी एज ए इलेक्ट्रिकल ऑफिसर। तो बचपन से ही मेरे घर पर वही माहौल था, पहले इंडियन नेवी फिर मर्चेंट नेवी। फिर जब मैं मर्चेंट नेवी में भर्ती हो गया तो उसके बाद मेरा भाई छोटा मरीन इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर करके 4 साल का, उसके बाद उसने भी मरीन इंजीनियर ज्वाइन किया। तो हमारे घर में लगभग सभी ही मर्चेंट नेवी का माहौल है, सब लोग मर्चेंट नेवी में हैं। पापा को देखते हुए मुझे भी ऐसा लगा कि ये रास्ता अच्छा है, सैलरी दिखता था, मैं माहौल देखता था, तो मुझे अप्रोच भी सही मिल गई, गाइडेंस सही मिल गया। तो फिर मैं मोटिवेशन पापा की तरफ से हमेशा रहा। पापा को देखते हुए सैलरी वगैरह, मोटिवेशन, मेन तो सैलरी थी मोटिवेशन के लिए, तो मुझे अच्छा लगा। तो फिर मुझे लगा ये सही है, तो मैंने भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर ली। तो फिर आपका ये एजुकेशन कैसा था? एजुकेशन मैंने 12th करी, पीसी बायोलॉजी थी मेरे पास। बायोलॉजी के बाद फिर मैंने कोर्स किया। मेरे टाइम पर उस टाइम 6 महीने का कोर्स होता था, जो अभी चेंज हो गया 1 साल का हो गया है। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने एंग्लो शिपिंग मैनेजमेंट में एक एग्ज़ाम होता है वो फाइट किया, उसको मेडिकल किया और मैं सिलेक्शन हो गया। अच्छा, तो जो भी जो नए स्टूडेंट्स हैं वो किस किस लेवल पे एंट्री कर सकते हैं मर्चेंट नेवी में? मर्चेंट नेवी में एक्चुअली अगर शुरू बांटा जाए 3 कैटेगरी होती है उसमें। अच्छा। जैसे रेटिंग्स होती है, जीपी रेटिंग्स बोलते हैं उनको, जनरल पर्पस रेटिंग। उसके बाद आते हैं डेक ऑफिसर्स, जो मैं हूँ। उसके बाद आते हैं मरीन इंजीनियर्स, जो नीचे इंजन को संभालते हैं। तो हम एंट्री अगर शुरुआत करते हैं, सबसे पहले अगर हम रेटिंग्स को पकड़ते हैं तो रेटिंग्स का शुरुआत कैसे होती है, मर्चेंट नेवी में कैसे जा सकते हैं। तो रेटिंग्स दोनों तरफ होती है, डेक साइड में भी रेटिंग्स होती हैं और इंजन साइड में रेटिंग्स होती हैं, जो सपोर्ट लेवल पे काम करती हैं। तो उनकी जो भर्ती होती है मर्चेंट नेवी में 10th के बेस पर होती है। हाँ, तो 10th के बेस पर उनका जो ओवरऑल एग्रीगेट है वो 60% होना चाहिए और इंग्लिश में 65% होना चाहिए। उसके बाद वो लोग 1 साल का कोर्स होता है जिसको जीपी रेटिंग कोर्स बोलते हैं, जनरल पर्पस रेटिंग कोर्स, वो करते हैं। उसको करने के बाद वो कंपनी के अंदर आ सकते हैं, ऐसे रेटिंग एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम बात करेंगे नेविगेशन ऑफिसर, डेक पर जो है नेविगेशन ऑफिसर, उनकी जो भर्ती होती है, उनको भर्ती करने के लिए अगर आप चाहते हो उसमें एज ए नेविगेशन ऑफिसर बनना, तो आप 12th के बाद उसमें एंट्री कर सकते हैं। 12th के बाद आपको एक IMU यूनिवर्सिटी है, इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी, उसका एग्ज़ाम फाइट करना होगा। उसमें पास होने के बाद आप किसी कंपनी को अप्रोच कर सकते हो, उस कंपनी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो कि कब कभी कंपनी आपका एग्ज़ाम लेती है। तो वो एग्ज़ाम आप फाइट कर सकते हो। फिर कंपनी का क्राइटेरिया अलग होता है, IMO का क्राइटेरिया अलग होता है। कंपनी जैसा IMO का क्राइटेरिया अभी जो चल रहा है 60% एग्रीगेट होना चाहिए, 75% एग्रीगेट होना चाहिए। कंपनी चाहे तो उसको बढ़ा भी सकती है, लेकिन आपको IMO का एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है, करना ही है। तो साल में कितनी बार होता है IMO साल में 2 बार होता है, 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। अच्छा, तो 12 बेसिस वाले जो बच्चे हैं वो IMO एग्जाम पे फोकस कर सकते हैं, इसको निकाल के वो मर्चेंट नेवी में एंटर कर सकते हैं। एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद आता है मरीन इंजीनियर। मरीन इंजीनियर 2 तरीके से जाते हैं, एक तो बीटेक करके, उसमें मैकेनिकल इंजीनियर से, और दूसरा इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन से भी है। हाँ, तो 2 ही ब्रांचेज हैं, खाली मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन से जो जाते हैं वो इलेक्ट्रिकल ऑफिसर बनते हैं, वो एक ही पोस्ट होती है जहाज पर। अच्छा। बाकी जो मैकेनिकल इंजीनियर करके जाते हैं वो इंजीनियर्स बहुत बन के जाते हैं। तो ये 3 तरह के हैं। 3 तरह। तो इसमें जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा अगर वो करना चाहें ये कोर्सेज? तो जो 10th बेस पे जो एंट्री कर रहे हैं वो 1 साल का जो कोर्स करते हैं जीपी रेटिंग, उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर अभी 2.5 से 3 लाख है कोर्स की। 3 लाख है, 2.5 से 3 लाख का कोर्स है उनका फीस का। और जो 12th बेस पे जो जाते हैं, जो IMU यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम पास करके जाते हैं, जो उनको कंपनी स्पॉन्सर कर देती है, वो जो 1 साल का कोर्स करते हैं DNS, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस,
उनका फीस थोड़ा ज़्यादा है, 7 लाख रुपए तक उनकी फ़ीस जाती है। अच्छा। और जो मरीन इंजीनियर्स हैं जो 1 साल का कोर्स करते, GME बोलते हैं उनको, तो GME का कोर्स जो करते हैं डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। जैसे पवे में एक कॉलेज है, वो 4-1 लाख रुपए लेती है। अच्छा, तो इसमें एक सभी यानी स्टूडेंट को ये डाउट जरूर आएगा जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तो उनकी किस लेवल पे एंट्री होगी? सपोज उन्होंने कॉमर्स ले लिया +1 हाँ, काफ़ी बच्चे होते हैं जो 10th पास करके, जिनको उस समय पता नहीं होता कि मर्चेंट नेवी भी ऑप्शन है, तो वो आगे आर्ट्स ले लेते हैं, कॉमर्स ले लेते हैं, 12th में जाके उनको पता चलता है या फर्स्ट ईयर में आके पता चलता है कि ये भी एक ऑप्शन है मर्चेंट नेवी में जा हाँ। सकते हैं। बट उनकी जो एंट्रेंस होगी वो कॉमर्स लेवल पे, 12th लेवल पे या फर्स्ट ईयर के लेवल पे नहीं होगी, उनकी एंट्रेंस 10th लेवल पे ही होगी। तो ये एक बड़ा पॉइंट है। हाँ। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें अगर आपको मर्चेंट नेवी में जाना है तो आपको PCM लेके चलना पड़ेगा। PCM लेके तो इस चलना बात का पड़ेगा। जरूर ध्यान रखें। अगर आपको नहीं तो फिर आपको इतनी पढ़ाई करने के बाद आपको रेटिंग में ही ज्वाइन करना पड़ेगा मर्चेंट नेवी में। सही बात है। तो इसमें यानी सैलरी कितनी, यानी 12th के बाद ऐसे ग्रेजुएशन के बाद कितनी सैलरी मिलती है इसमें? अच्छा, तो अगर हम रेटिंग्स की बात करें जो 10th बेस पे जाते हैं, उनकी जो सैलरी शुरुआत होती है कंपनी में $700-800 से शुरुआत होती है और मैक्सिमम $1800 $1900 तक जाती है। ये उनकी रेंज है, इससे ज़्यादा अभी कोई कंपनी दे नहीं रही है। $700 से $1900 तक मिल जाती है उनको, सब कुछ मिला के, ओवर टाइम वगैरह मिला के। ये होगी रेटिंग्स की बात। जो डेक ऑफिसर्स है उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं। जो पहली बार शिप पे जाते हैं जी अपने DNS कर वो ऐसे कैडेट जाएंगे। कैडेट के बाद वो 18 महीने कैडेटशिप करेंगे, उसके बाद वो अगले रैंक के लिए एलिजिबल होंगे, एग्जाम देंगे, 3rd अफसर, 2nd अफसर, चीफ मेट एंड मास्टर। डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, आप वो देख के यानी कि अपना वो रैंक बढ़ा सकते हैं। रैंक बढ़ा, ऐसा नहीं कि आपको बाहर काफ़ी लोग सुनते हैं यार सैलरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो आपको फर्स्ट गो में नहीं मिलेगी। आपको उसमें भी समय देना पड़ेगा। 18 महीने एज ए कैडेट जिसमें $500 आपको पर मंथ मिलती है। अच्छा, तो आपको 18 महीने $500 ही मिलेगी। अच्छा, उसके बाद फिर उसके बाद आप अपने 2nd मेट के एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद आप जब शिप पे जाते हो एज ए 3rd ऑफिसर, तो उस समय आपकी इंक्रीज काफ़ी हाइक होती है, आपको 1.5 लाख रुपए तक मिल जाते हैं। तो उसमें आप 3rd ऑफिसर, फिर धीरे धीरे 2nd ऑफिसर, चीफ मेट में आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। अच्छा, तो कैप्टन हाईएस्ट पेड सैलरी है अभी $10,000, $11,000, $12,000 को मिलते हैं सर कैप्टन को। तो ये है डेक ऑफिसर्स का। सेम ऐसे ही इंजन साइड जो मरीन इंजीनियर्स हैं उनकी भी यही है। दे स्टार्ट विद द कैडेटशिप, इंजन कैडेट बोलते हैं, स्टार्ट विद द $500। अच्छा, धीरे धीरे फिर उनकी भी ऐसे इंक्रीज होती है। इतना यानी ट्रिप आपने काफ़ी कंट्रीज हमने घूमी, तो सबसे यानी बेस्ट कंट्री आपको अब तक कौन सी लगी? मुझे बेस्ट कंट्री जो लगी वो साउथ अमेरिका में है, वेस्ट कोस्ट पर, पेरू। अच्छा, बहुत अच्छी कंट्री लगी, मैं काफ़ी बार उसमें गया हूँ। जब भी जाता हूँ बहुत अलग ही लगती है। काफ़ी अच्छी सीनरीज हैं उसमें, लोग काफ़ी अच्छे हैं, कल्चर ही रिच है वो कंट्री, सीन्स काफ़ी अच्छे हैं उसके। इतनी कंट्रीज घूमते होंगे तो फिर अलग ही एक्सपीरियंस रहता होगा यार, हर जगह के अलग कल्चर, अलग लोग। हाँ, बहुत अच्छा मिलता है, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, उनके अलग अलग कल्चर देखते हैं, अलग अलग बातें सुनने को मिलती है, और फिर हम जाके देखते हैं कि हमारे बारे में उनका क्या व्यू है, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। सीखने को बहुत कुछ मिलता है लोगों से। जैसे बाहर से देख के लगता है कि भाई मर्चेंट नेवी में घूमने का बहुत है, तो ऐसा कुछ है या फिर लिमिटेड कंट्री में ही हम एंटर कर सकते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, घूमने का तो देखो है, हम लोग घूमते हैं जब भी मौका मिलता है, छोड़ते नहीं हैं। लेकिन यही है कि काफ़ी कंट्रीज़ हैं जिन पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं जिसमें रिस्ट्रिक्शंस, अगर हम कहीं जाते हैं तो हमको उतरना भी नहीं दिया जाता है। पाकिस्तान में है, हम नीचे भी नहीं उतर सकते हैं। अच्छा, और काफ़ी वार जोन की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अलाउ नहीं है। यूक्रेन में अलाउ नहीं था पहले, अभी भी तो बिल्कुल वार ही चल रहा है। तो कंट्रीज़ हैं काफ़ी जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग वेस्ट कोस्ट पे कभी जाते हैं, वेस्ट कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे इजीली घूम सकते हैं। मौका मिलता है घूमने के लिए, अच्छा लगता है। तो सबसे यानी अब तक का डिफिकल्ट ट्रिप आपका कौन सा रहा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, ऐसा लगा कभी? डिफ़िकल्टीज़ जो मिलती है वो मौसम की वजह से मिलती है, बाकी तो शिप पे कुछ ऐसा इशू नहीं रहता है। मशीनरीज हैं ख़राब वराब होती रहती है, बट मेन प्रॉब्लम होती है मौसम जब ख़राब हो जाता है। स्पेशली बाल्टिक्स, अपना बे ऑफ बिस्की है, जब हम यूरोप से बाहर निकलते हैं जिब्राल्टर से, तो वहाँ पे जो समुद्र है उसको बे ऑफ बिस्की बोलते हैं। वो 12 महीने में से 9 महीने ख़राब ही रहता है। अच्छा, तो वहाँ की जो लहरें हैं वो अगर लो प्रेशर बन गया तो वहाँ पे 8-8 10-10 फुट की लहरें उठती हैं। तो हम एक बार उधर फंस गए थे, 3-4 दिन बहुत बुरी हालत थी शिप की। मैं सब ना खाना बन सकता था, ना खाना खा सकते थे, लोग बाग खूनों की उल्टियाँ कर रहे थे। तो 3-4 दिन बहुत मुश्किल से निकले हमारे। अभी तक के सफ़र में वही एक मुझे को मिला जिसमें बहुत परेशानी, ऐसा लगा कि ये मर्चेंट नेवी छोड़ देनी चाहिए। तो जैसे रिसेंट में न्यूज़ में अभी आ रहा था कि सोमालिया के जो है पायरेट्स हैं वो अटैक करते रहते हैं और कैप्चर भी कर लेते हैं, तो फिर इस चीज़ से यानी आपको डर नहीं लगता कि भाई ऐसा? हाँ, अभी तक तो मेरे साथ तो पर्सनली ऐसा हुआ नहीं,
कहानी तो नहीं है, हकीकत में होते हैं ये। जहाज कैप्चर होते हैं, उनको हाईजैक कर लिया जाता है, फिर वो पैसे वैसे लेते हैं ऑनर से। काफ़ी दिन चलता है, 6 महीने। हमारी कंपनी का एक जहाज कैप्चर कर लिया गया था, 6 महीने रहा। अच्छा। तो जो हम उनसे मिलते हैं, जो उस समय जगह थे, तो हमको सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे हम सब। तो है अभी भी बीच बीच में वो लोग करते रहते हैं, बट वही है, इस पार्ट ऑफ ए जॉब। इसमें यानी खाने का कैसे मैनेज करते हैं? जैसे काफ़ी लोग हैं जो वेज बैकग्राउंड से रहते हैं, फिर उन्हें भी यानी ऐसे सुनने में आता है कि यार कि वहाँ तो नॉन वेज ही खाना पड़ेगा, मर्चेंट नेवी में जाएंगे, तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि नॉन वेज ही खाना पड़ेगा, आपको वेज मिलता है, लेकिन उसमें आपके ऑप्शन कम हो जाते हैं। जैसे अगर आप इंडियन क्रू के साथ सेल कर रहे हो, तो आपको ऑप्शन मिल रहे हैं कि इंडियन क्रू है तो इंडियन कुक होगा, वो आपको वेज के आइटम्स बना के दे सकता है। लेकिन अगर आप मल्टीनेशनल क्रू के साथ सेल कर रहे हो, जैसे रशियन, यूक्रेनियन, फिलिपिनो, तो फिर आप मुश्किल में हो। फिर आपको ना चपाती मिलेगी, ना फिर आपको कुछ मिलेगा। आपको फिर या तो जहाज छोड़ना पड़ेगा, या फिर कंपनी से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, भाई मुझे दूसरा शिप दो, या फिर आपको मैनेज करना पड़ेगा, वेज से नॉन वेज बनना पड़ेगा। क्योंकि वो जो मल्टीनेशनल क्रू होता है, तो वो लोग कुक भी मल्टीनेशनल रखते हैं, फिलिपिनो रखते हैं या फिर कोई और कंट्री का, तो उसको चपाती वपाती बनानी नहीं आती है। अच्छा। या तो आप उसको सिखाओ कि मेरे लिए दाल बना देना, एक चपाती बना देना, उसमें थोड़ी मुसीबत होती है सफ़र करते हुए। जो भी यानी नए स्टूडेंट अगर आने के बारे में सोचना चाहते हैं मर्चेंट नेवी में, तो उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि भाई ये तो होना चाहिए अगर आना है तो आप मर्चेंट नेवी में ये सारी चीज़ें सोच के आए? क्वालिटीज़ में सबसे पहले मैं तो बात करूँगा हेल्थ की। हेल्थ इशू नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि ऑन बोर्ड हमारे शिप पर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती है कि को बड़ी किसी बीमारी से या किसी चीज़ से हम लड़ सकें। लिमिटेड सोर्सेज होते हैं, तो आपका हेल्थ इशू नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपके किडनी स्टोन्स वगैरह हो गया, या फिर कुछ शुगर है, डायबिटीज़ है, इस तरह की, तो आप उस तरह का कोई इशू नहीं होना चाहिए। दूसरा, एक होम सिकनेस होती है। काफ़ी लोग होते हैं जो शिप पे आते हैं, उनको घर की याद आती है, कुछ माहौल में ढल जाते हैं, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद कुछ नहीं ढल पाते हैं, तो उनको फिर बहुत तकलीफ होती है। फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई किसी से बात नहीं करते हैं। वो एक बहुत चीज़ आजकल लोगों में बढ़ती जा रही है, तो होम सिकनेस का शिकार ना मेजर फैक्टर है। मेजर फैक्टर है। एक होती है सी सिकनेस। काफ़ी लोगों को मैंने देखा कि सी सिकनेस की वजह से मर्चेंट नेवी छोड़ते हुए उनकी उल्टियाँ नहीं रुक पाती हैं। अच्छा। जैसे मैंने बताया, हम लोग फंस गए थे उस टाइम, वो कोई एक मूवमेंट था, वो मूवमेंट आके निकल गया। लेकिन कोई शिप, बहुत छोटा शिप मिल जाता है आपको साइज़ में, तो वो क्या हर छोटी सी लहर में भी वो हिलेगा। हाँ। तो उस समय वो मुश्किल हो जाता है। तो काफ़ी लोग जो होते हैं वो उनसे सी सिकनेस नहीं होती सहन, तो वो फिर छोड़ना पड़ता है। तो सी सिकनेस है, लेकिन सी सिकनेस का पता चलता है शिप पे जाने के बाद कि आपको सहन होगी कि नहीं होगी। हाँ, ये तो पहले अपन देख हाँ, नहीं सकते हम। तो ये बाकी नॉन वेज वेज का, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप उस तरह का शिप पकड़ो जिसमें आप इंडियन क्रू मिले। सही बात। पहले आप कंपनी से बात कर लीजिए कि मैं वेज हूँ, इस तरह से ये भी एक फैक्टर बन जाता है। बाकी हेल्थ का तो है ही मेन। मर्चेंट नेवी में जैसे कि एक साल 1.5 साल यानी बाहर रहना पड़ता है, तो इसमें यानी फैमिली लाइफ को कैसे बैलेंस करवाते हैं कि भाई घर पे कोई हाँ, भी नहीं पहले बहुत मुसीबत होती थी जब मैं ज्वाइन किया था। उस टाइम कम्युनिकेशन इतना अप टू डेट नहीं था। जो भी था, सैटेलाइट फ़ोन थे, बहुत महंगे थे, तो हम लोग चिट्ठियाँ लिखते थे घर पर। तो जो हम जाते थे वो लेके जाते थे, जो आते थे वो लेके आते थे। तो कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा था। तो घर पे कुछ हो गया तो हमको बहुत दिन बाद पता चलता था, तो वो थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होता था। लेकिन अभी बहुत अच्छा हो गया है, इंस्टेंट कॉलिंग हो जाती है, तुरंत बात हो जाती है, डे टू डे में हर घंटे आप बात कर सकते हो, टच में रहते हो, व्हाट्सअप वगैरह, इंटरनेट फैसिलिटी काफ़ी अच्छी हो गई है। पहले से काफ़ी अच्छा पहले से बहुत अच्छा हो गया है। आप रेगुलर घर से टच पे रह सकते हो, तो वो वाली जो फीलिंग थी, गैप था, वो फुलफिल हो गया है। तो अभी इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है कि फैमिली, ऐसा लगता है कि डे अभी तो बात करिए, तो अब वो अच्छा हो गया है। अच्छा, इमरजेंसी जैसे कभी उतरना हो तो फिर नेक्स्ट कंट्री का कुछ वेट करते होंगे क्या? हाँ, वो डिपेंड करता है कि आप लैंड से कितना दूर हो। क्योंकि अगर आप 300 माइल से ज़्यादा दूर हो गए तो चॉपर भी नहीं आ सकता, क्योंकि चॉपर का एक ट्रिप में 500 माइल चल सकता है, तो 250 माइल आना, 250 माइल जाना। उससे ज़्यादा आप दूर चले गए तो फिर नहीं, या तो शिप को ही रिटर्न आना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि किस तरह की इमरजेंसी है। अगर घर पर इमरजेंसी है तो शायद वो शिप को डाइवर्ट ना करें, वो नेक्स्ट पोर्ट का वेट करेंगे। अगर मेडिकल इमरजेंसी है तो हाँ, और अगर शिप पे जो बंदा है उसके साथ मेडिकल इमरजेंसी हुई है तो डेफिनेटली शिप वापस आएगा ही आएगा। अच्छा। ऑन बोर्ड इमरजेंसी होती है तो दे हैव टू कम बैक। ठीक है दोस्तों, तो इस इंटरव्यू के अंदर हमने बहुत सी चीज़ें मर्चेंट नेवी के बारे में सीखी कि कहाँ से हम एंट्री लेवल क्या है, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, अगर आप ट्रेनिंग करने चाहते हैं देन उसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, एंड जो स्टूडेंट आना चाहते हैं उनके क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, कुछ लोग यानी आँख मीच के सीधा मर्चेंट नेवी में चलते हैं, फिर वहाँ जाके देखते हैं कि यार ये तो हो नहीं पाएगा, तो वो बहुत बेकार बात हो जाती है। तो
प्रवीण जी, अब हमारे स्टडी कीड़ा चैनल के बारे में 2 शब्द बोलेंगे? हाँ, मैं ये स्टडी कीड़ा चैनल से लगातार टच में हूँ, देखता रहता हूँ गौरव के वीडियोस, रेलवे के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो हम कॉमन लोगों को नहीं पता रहती है। तो और इन्होंने पहली बार ये एक अलग सेगमेंट उठाया है, मर्चेंट नेवी बहुत अच्छा है। ऐसे ही अलग अलग सेगमेंट उठाते रहें ताकि व्यूवर्स को अच्छा लगे, कुछ नया सीखने को मिले, अच्छा उनको मिले। तो थैंक यू एंड बुलाने के लिए, और बहुत और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों, काफ़ी नॉलेज है मिलती है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल स्टडी कीड़ा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।